नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि जब किसी एक इंसान को एक ही ट्रायल में कई अलग-अलग जुर्म के लिए सजा होती है, तो उसकी सजा आखिर तय कैसे की जाती है? आज हम भारत के नए क्रिमिनल लॉ यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के हिसाब से इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। जरा सोचिए, मान लीजिए किसी को एक ही मुकदमे में चोरी के 3 मामलों और धोखाधड़ी के 2 मामलों में दोषी पाया गया, तो क्या उसकी सारी सजाएं एक के बाद एक जुड़ जाएंगी या फिर वो सब एक साथ चलेंगी? आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो चलिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में बांट कर देखते हैं। पहले, कानून क्या कहता है, फिर सजा के 2 मुख्य तरीके क्या हैं, उसके बाद इसमें अदालत का क्या रोल है, सजा की क्या सीमाएं हैं, और आखिर में आजीवन कारावास यानी उम्र कैद का खास नियम क्या है। तो शुरुआत करते हैं। इस पूरी चर्चा का जो आधार है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 25। यही वो सेक्शन है जो इन सारे सवालों का जवाब देता है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये फैसला लेता कौन है? जवाब है अदालत। जब किसी को एक ही ट्रायल में एक से ज्यादा जुर्म के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो ये पूरी तरह से जज पर निर्भर करता है कि वो सजाएं कैसे पूरी होंगी। अब अदालत के पास 2 ऑप्शन होते हैं। वो सजा को समवर्ती यानी कॉन्करेंट कर सकती है, या फिर क्रमवर्ती यानी कंसेक्यूटिव। चलिए समझते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। इसे एक सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं। समवर्ती का मतलब है कि सारी सजाएं एक साथ चलेंगी। मान लीजिए एक जुर्म के लिए 5 साल और दूसरे के लिए 7 साल की सजा हुई, तो कुल सजा सिर्फ 7 साल ही होगी। वहीं क्रमवर्ती में सजाएं एक के बाद एक चलती हैं, यानी जुड़ जाती हैं, तो 5 साल और 7 साल मिलकर हो जाएंगे पूरे 12 साल। देखा कितना फर्क है? और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प नियम है। अगर अदालत अपने फैसले में ये साफ साफ नहीं लिखती कि सजाएं समवर्ती चलेंगी, तो उन्हें अपने आप क्रमवर्ती मान लिया जाता है। मतलब अगर जज ने कुछ नहीं कहा तो सजा अपने आप लंबी हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट के पास ये फैसला करने की पूरी आज़ादी है? जी हाँ, आज़ादी तो है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। देखिए, कानून जज को यह अधिकार देता है कि वो केस के तथ्यों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए ये तय करें कि सजाएं एक साथ चलनी चाहिए या एक के बाद एक। ये कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है। लेकिन इस आज़ादी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जज कुछ भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जज को अपने फैसले में ये लिखना ही होगा, ये बताना ही होगा कि सजा कंकरेंट है या कॉन्सेक्यूटिव। वो इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोर्ट की पावर अनलिमिटेड है? क्या वो सजाओं को जोड़कर 50 साल, 100 साल कितना भी कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून इस पर कुछ बहुत जरूरी सीमाएं लगाता है। पहली और सबसे बड़ी रोक है 20 साल की। सारी सजाओं को जोड़ने के बाद भी कुल सजा किसी भी हाल में 20 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। ये एक तरह से लक्ष्मण रेखा है। अब दूसरा नियम भी बड़ा मजेदार है। कुल सजा उस कोर्ट की एक अपराध के लिए सजा देने की जो मैक्सिमम पावर है, उसके दोगुने से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे अगर कोई मैजिस्ट्रेट कोर्ट ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा दे सकता है, तो वो कई अपराधों को मिलाकर भी कुल 14 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता। और अब आते हैं सबसे बड़े नियम पर। एक ऐसा नियम जो एक तरह से इन सब बातों का अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। और ये नियम जुड़ा है आजीवन कारावास यानी उम्र कैद से। देखिए, इस नियम को समझने से पहले एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जब भी कानून में कारावास या इम्प्रिजनमेंट शब्द का इस्तेमाल होता है, तो उसमें आजीवन कारावास भी शामिल माना जाता है। और इसी पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसने सब कुछ साफ कर दिया। फैसला ये था कि अगर किसी को एक से ज्यादा मामलों में उम्र कैद की सजा होती है, तो उन सजाओं को कभी भी एक के बाद एक यानी क्रमवर्ती नहीं चलाया जा सकता। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर किसी को 2 बार, 3 बार या 10 बार भी उम्र कैद की सजा मिले, तो वो सारी सजाएं हमेशा एक साथ ही चलेंगी। बस, ये एक पत्थर की लकीर जैसा नियम है। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली, सजाएं एक साथ चलेंगी या अलग अलग, ये अदालत तय करती है। दूसरी, अगर जज कुछ ना कहें तो सजाएं अपने आप जुड़ जाती हैं। तीसरी, कुल सजा 20 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। और सबसे जरूरी, उम्र कैद की सजा चाहे कितनी भी बार मिले, वो हमेशा एक साथ ही चलेगी।
और अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये जो न्यायिक विवेक है, यानी जजों को फैसला करने की जो आज़ादी दी गई है, क्या वो निष्पक्ष न्याय के लिए वाकई ज़रूरी है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सवाल हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की नींव से जुड़ा है।